तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। जैसे कि आप जानते हैं कि इसके झा सर का एक वन लाइनर बुक आया है 15,000 प्लस का जो आया है। इसका हम फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ये हम पूरा वन लाइनर का कंप्लीट कर दिए हैं और उसका प्लेलिस्ट जो है इसके झा वन लाइनर बुक के नाम से प्लेलिस्ट बना है। अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का नहीं देखा है वीडियो तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ इन सभी का मैं PDF डालते रहता हूँ। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें। बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और इसे हम 2 पार्ट में करेंगे। आज जो बायोलॉजी करने वाले हैं इस बायोलॉजी को हम 2 पार्ट में करेंगे, एक पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। इसमें हम पूरा ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, चलिए आज का पहला वन लाइनर क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत जो जीव जंतु और पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क फ्रांस एवं ट्रिवेरिनस यानी जर्मनी में किया गया था। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। ये डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है। वनस्पति विज्ञान के पिता को थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। यानी वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और जीव जंतु और वातावरण के बीच के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। और भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा को कहते हैं। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहते हैं। डॉक्टर S स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहते हैं। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को कहते हैं। और टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर को। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, ये वन लाइनर जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कई वर्षों में। ठीक है। मेंडल को आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ल्यूनहॉक को जीवाणु का विज्ञान जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का प्रतिपादन विलियम गॉड ने किया था। और आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। और लिनियस ने जीवधारियों को 2 भागों प्लांट किंगडम एवं एनिमल किंगडम में यानी कि पादप जगत और जंतु जगत में बांटा है। ठीक है। चलिए, हिटेकर ने 1969 में जीवधारियों को 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु में वर्गीकृत किया है। मोनेरा के उदाहरण जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया तथा तंतुमय जीवाणु आदि हैं। प्रोटिस्टा के उदाहरण युगलिना, प्रोटोजोआ आदि हैं। युगलिना को पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। पादप के उदाहरण शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे आदि हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और जंतु के उदाहरण हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव आदि हैं। कैरोलस लिनियस ने 1753 में जीवों के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया है। यानी कि जीव के 2 नाम को ये प्रचलित किए हैं। द्विनाम पद्धति के अनुसार पहला शब्द वंश का नाम तथा दूसरा शब्द जाति का नाम कहलाता है। नवजात शिशु का अध्ययन नियोनेटोलॉजी कहलाता है। बुढ़ापे का अध्ययन जेरोनेटोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाया जाता है। अंडों का अध्ययन ओलॉजी कहलाया जाता है। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आँखों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। मांसपेशियों का अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। रक्त का अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। और त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। और शरीर के बाह्य संरचना का अध्ययन
मॉर्फोलॉजी कहलाता है। और शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है ये एग्जाम में पूछे गए और ये पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। बाल का अध्ययन ट्रिडोलॉजी कहलाता है। शरीर के अंग कार्य का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। आनुवंशिक का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। शैवालों का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और मकड़ियों का अध्ययन एरेचनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहा जाता है। और जांच द्वारा रोग का पता लगाने का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत पारिस्थितिक अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके समान वातावरण में किया जाता है। और फार्माकोग्नोसी में औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध बच्चों के रोग से होता है। एक्सोबायोलॉजी में अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन किया जाता है। पेडोजेनेसिस के अंतर्गत मृद निर्माण का अध्ययन किया जाता है। और उंगलियों की छाप से व्यक्ति को पहचानने का विज्ञान डेक्टिलोग्राफी कहलाता है। और एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है। ठीक है, पालन पोषण द्वारा मानव जाति के उन्नति का अध्ययन यूथेनेसिस कहलाता है। और कोशिकाओं में जीन, आरएनए एवं प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव जाति की उन्नति का अध्ययन यूफेनिक्स कहलाता है। ठीक है, जीव द्रव का 99% भार O2 ऑक्सीजन 63%, कार्बन 20%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%, कैल्शियम 2.5%, फास्फोरस 1.15%, अन्य 0.85% तत्वों का बना होता है। जीव द्रव का 90% भाग जल होता है। और जीव द्रव का अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। ठीक है, जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने किया है। हॉक्सले के अनुसार जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है और जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। ठीक है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम नामक जीवाणु की है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन व स्वान ने 1838-39 में किया है। स्लाइडेन एवं स्वान के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है और सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ है। ठीक है, कोशिका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका भित्ति कोशिका का आवरण होता है जो प्रोटीन का बना होता है। और कोशिका भित्ति की मोटाई 75 एंगस्ट्रम होती है। कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करता है। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाया जाता है जो सेलुलोज की बनी होती है। और कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है। और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। इसके द्वारा पदार्थों का विसरण और प्रासरण होता है जो अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली ठोस तथा द्रव पदार्थों का भक्षण करता है। कोशिका झिल्ली और केंद्रिका झिल्ली के बीच भरे द्रव को कहते हैं। कोशिका के अंदर भरे द्रव को केंद्रक द्रव कोशिका कहते हैं। और साइटोकाइनेसिस में कोशिका का द्रव विभाजन होता है। राजधानी रिक्तिका यानी कोशिका की निर्जीव रचना है। और केंद्रक कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को मिलाकर जीव द्रव कहा जाता है। जीव द्रव के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कार्बन है। और तारकाय की खोज टी बोबरी ने की थी। और तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, उन्हें सेंट्रोइड कहते हैं। और जीव द्रव सिद्धांत की खोज शुल्ज ने की। और समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण तारकाय यानी सेंट्रोसोम करता है। सर्वप्रथम पादप कोशिका में रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने 1953 ईस्वी में राइबोसोम को देखा था। तो जंतु कोशिका में राइबोसोम को सर्वप्रथम जी.ई. पैलेट ने 1955 में देखा था। और 1958 में रॉबर्ट ने राइबोसोम का नामकरण किया था। राइबोसोम दानेदार संरचना है जो कोशिका द्रव में बिखरा हुआ पाया जाता है। राइबोसोम जो है दो प्रकार के होते हैं, एक 70S तथा दो 80S। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है
जबकि 80S राइबोसोम जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग राइबोसोम होता है, यानी कोशिका के अंदर जो सबसे छोटा अंग होता है राइबोसोम होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण है। माइटोकॉन्ड्रिया 2 आवरण से घिरी संरचना है जिसके अंदर द्रव भरा रहता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान और कोलिकर ने 1886 ईस्वी में किया था। कोशिका का ऊर्जागिरी कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम कार्ल बेंडा ने दिया था। मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स चक्र की घटना होती है, जिसके दौरान ऑक्सीकरण की परिणाम स्वरूप 38 अणु एटीपी ऊर्जा के रूप में क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। वैश्विक कोशिका जिसमें ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। जैसे हृदय की कोशिका, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। गोल्जी कॉय यानी गोल्जी बॉडी की खोज इटली के वैज्ञानिक कॉमिको गोल्जी ने किया था। गोल्जी काय पदार्थों का संग्रह करता है एवं वितरण करता है, इसलिए गोल्जी कॉय को मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल भी कहते हैं। गोल्जी काय का मुख्य कार्य स्रावी है। कोशिका विभाजन के समय गोल्जी काय के द्वारा सेल प्लेट का निर्माण होता है और गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। ठीक है। अंतःप्रोदक जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईयर की खोज के.आर. पोर्टर ने किया था। और अंतःप्रोदक जालिका को कोशिकीय कंकाल भी कहा जाता है। और राइबोसोम प्रोदक जालिका के किनारे किनारे लगी होती है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। और लाइसोसोम का कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। दो अमीनो अम्ल में एस्टर बंधन पाया जाता है और मानव शरीर में 20 आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और लाइसोम की संरचना गोलाकार होती है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे होते हैं। वृद्धावस्था में शरीर क्षरण कोलेजन द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कृजनात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाती है। और लाइसोसोम का आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम जो है ना, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आँखों से निकलने वाले आंसू में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो आँखों में आने वाले धूल कण और रोगाणु आदि को पचाता है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विर्चायु ने देखा था। और समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले वॉल्टर फ्लेमिंग ने देखा था। असूत्री विभाजक जीवाणु नील हरित शैवाल, ईस्ट अमीबा तथा प्रोटोजोआ आदि में होता है। समसूत्री विभाजन कायी कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री विभाजन जनक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। क्रोमैटिन डीएनए से बना आनुवंशिक सामग्री होता है। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती है, इसे केंद्रिका कहते हैं। क्रोमैटिन हिस्टोन प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। गुणसूत्र एक आनुवंशिक पदार्थ है जो माता पिता के लक्षणों को संतानों में ले जाता है। जीन का कार्य एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों को हस्तांतरित करना होता है। गुणसूत्र की खोज हॉफमिस्टर ने की थी। किसी भी प्रणाली में इसकी संख्या निश्चित होती है, जैसे मनुष्य में 23 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा आदि होता है। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। मनुष्य में पाए जाने वाले लिंग संलग्न गुण के उदाहरण रंग वर्णांधता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपोट्राइकोसिस आदि हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या 46 है और गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्डेयर ने किया था। और गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थों को जीनोम कहते हैं। जीन की आधुनिक विचारधारा एस बेंजर ने 1956 प्रस्तुत किया है और हर्शे एवं चेज वैज्ञानिकों के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। गुणसूत्र के ऊपर जीन अवस्थित होता है और लिंग सहलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मार्गन ने की। ठीक है। किसी मनुष्य का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। गुणसूत्र रासायनिक रूप से प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है।
एक पुरुष व्यक्ति को अपने माता तथा पिता से 22+X और 22+Y गुणसूत्र विरासत में मिलता है। एक स्त्री को अपने माता तथा पिता से 22+X 22+X गुणसूत्र विरासत में मिलता है। ठीक है। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स है। डीएनए अणु के क्षारक इकाइयों में संबंध एडेनिन, थाइमाइन एवं ग्वानिन साइटोसिन है। एडेनिन और व थाइमिन जो है तथा ग्वानिन व साइटोसिन के बीच क्रमशः 2 एवं 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडलित संरचना मॉडल को प्रतिपादित किया और डीएनए फिंगरप्रिंट से खोए माता पिता या संतानों का पता लगाता है। 1962 में डीएनए के सिरनुमा संरचना का पता लगाने के लिए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वाटसन एवं क्रिक के अनुसार एडेनिन हमेशा थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, जबकि साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना और उनके सहयोगी ने प्रयोगशाला में जेनेटिक कोड और प्लोएनुक्लियोटाइड चेन का संश्लेषण किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वाटसन ने किया है और भारत में जेनेटिक लाने का श्रेय डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। प्रजनन संबंधी सूचना डीएनए में एकत्रित रहता है और वैसा गुण जो आने वाले पीढ़ी से संचरित होता है अनुवांशिक गुण कहलाता है। और वंशानुक्रम का नियम संबंधित सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है और अनुवांशिक का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। पी प्लांट का वैज्ञानिक नाम पिजम सेटिवम है। एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन विंडल और टैटम ने दिया है। ठीक है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहान्स 1919 ने किया है। जीवधारू के आनुवंशिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कार्को जीन का बना होता है। भारत में डीएनए टेस्ट फरीदाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ आदि में होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट से अपराधियों का पता लगाया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंट से आनुवंशिक रोग के इलाज, परजीवी फसल के निर्माण में आनुवंशिक संवाद में होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज डॉक्टर एलेक जेफ्रेज ने की थी और डीएनए के द्वारा आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन तथा प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित किया जाता है और डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लौक में पाया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।